मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो सेंटअप परीक्षा 2024 का आयोजन हो रहा है, तो इसमें आज आपका अंतिम पेपर है मैथ का और अंग्रेजी का। ठीक है, तो मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं प्रश्न जो है 100 पूछा गया, तो 100 का डिटेल में सॉल्यूशन, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि आज तो ठीक है आप एग्जाम में 50 बनाकर आ जाएंगे, लेकिन इसी पैटर्न पर इसी तरह हूबहू आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, बस मैथ में अंक वगैरह चेंज होगा। तो 100 में 100 का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं। अगर वो ऑब्जेक्टिव का क्लासेस नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो प्रथम पाली में आपका मैथ का क्लासेस होगा और इंग्लिश आपका मैथ का एग्जाम होगा, सॉरी, और अंग्रेजी का एग्जाम आपका द्वितीय पाली में होगा। तो इंग्लिश का भी पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं। अब चलिए सब्जेक्टिव मैथ का शेष था, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आज इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम भी होगा, सेंटअप एग्जाम। तो चलिए पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न में डिटेल में, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव सिखाया था, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लासेस हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, या जब ये क्लास खत्म होगा तो मैं आपके स्क्रीन पे उसका लिंक शो करा दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह में चेक कर लीजिएगा। और अंग्रेजी का भी क्लासेज हो चुका है, पूरा हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। आपके इंग्लिश का भी क्लासेज हो गया, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब आइए ध्यान से पेन कॉपी लेकर एक एक चीज सीखिएगा, पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें से तो 30 मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 का जवाब देना है, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 का जवाब देना है। तो आज तो आप आधा ही बनाकर आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए मैं लेकर चल रहा हूं, सीधे देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं डिटेल में आपको सिखा चुका हूं कल शाम में ही लाइव क्लास लेकर। अब आइए देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, कह रहा है आपसे सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी सेक्शन बी में, और यहाँ पे 1 से 30 तक मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है, 2 अंकीय प्रश्न है, इसमें से किसी 15 का जवाब देना है। तो आइए एक एक प्रश्न को बारीकी से सीखते हैं। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग और गुणनफल आपको बताना है। ठीक, कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया है, कह रहा है कि इसके शून्यक का योगफल और गुणनफल बताइए। चलिए मैं एक सादा पेज ले लिया ताकि आपको एक एक चीज समझा पाऊं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। क्या कहा था कि एक द्विघात बहुपद दिया था, तो हम लोग मान ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है कि ये जरूरी है लिखना, कि आप नहीं लिखिएगा तो ऑब्जेक्टिव है नहीं तो अंक मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग मान ले रहे हैं। माना कि द्विघात बहुपद, अब क्या द्विघात बहुपद दिया था, तो मैं अभी आपको प्रश्न दिखा रहा था, 4x² माइनस x माइनस 4 था। तो इसके शून्यक हम लोग मान ले रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ताकि चीजें बार बार नहीं लिखना पड़े। बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा हमने मान लिया, तो इससे क्या होगा, नहीं तो हमको फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल, लेकिन हम सीधे शून्य का योगफल पूछा तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। अब वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये क्या है अल्फा बीटा, तो ये छात्र माना है कि ये शून्यक है, तो इसका जोड़ रहा है, मतलब शून्य का योगफल निकाल रहा है, माइनस बी बटा है। तो माइनस और ये बी क्या होता है, तो जो एक्स का गुणांक होता है, और ये जो x² के पहले है मतलब 1/4। एक हमारा आंसर निकल गया। अब फिर पूछा था आपसे क्या कि शून्य का गुणनफल भी बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी कितना है सर -4 और ए कितना है 4, तो -1 हमारा आंसर हो गया। तो पहला इस तरह बना देंगे, पूरा स्टेप वाइज मार्किंग है, इस तरह 2 में 2 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, आप समझ चुके हैं। चलिए अब लेकर चलता हूं फिर मैं प्रश्न पत्र पे। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा पे प्रश्न आया है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। देखिए कितना आसान प्रश्न है, x² - 3 के शून्यक आपसे पूछ रहा है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को भी। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये पहला प्रश्न आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। चीजें मैं आपको एक एक चीज समझा दे रहा हूँ, ये सादा पेज लेकर। क्या कह रहा था आपसे कि प्रश्न एक दिया था ऐसे, द्विघात समीकरण x² - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। x है -3 है तो +3, ठीक, x² बराबर x बराबर सर √3 प्लस माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर +√3 और -√3, क्योंकि द्विघात बहुपद है 2 शून्यक आएगा, आंसर हो गया। देखिए इतना ही काम करना था, 2 अंक आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, यही प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पे 3x - ay = 20 और x + by = 3 का हल, मतलब ये 2 समीकरण दिया है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2, ध्यान से देख लीजिए, और x y का मान रखेंगे, ऑटोमेटिक a और b का मान आ जाएगा।
अब चलिए मैं सादे पेज पर आपको लेकर चल रहा हूँ ताकि चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ एक एक बारीकी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, थोड़ा सा इसको हम लोग पतला करने का प्रयास करते हैं ताकि ये अच्छा से लिखा पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको में दो समीकरण दिया था, तो पहले समीकरण हम लोग लिख ले रहे हैं। समीकरण था हमारा 3x माइनस ए वाई बराबर 20, तो ये अपना समीकरण 1 हो गया। एक और समीकरण था आपका x प्लस बी वाई बराबर 3, समीकरण हमारा 2 हो गया। और चूंकि x बराबर दिया था, सब्जेक्टिव प्रश्न है, हर एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, y बराबर -1 दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस सबसे पहला काम हम करेंगे कि x और y का मान, x और y का मान जो प्रश्न में दिया था उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में 3 और x के जगह पर रख दीजिए 5 और a y के जगह पर रख दीजिए -1 बराबर 20, या यहाँ पे हो जाएगा सर 15 प्लस में a बराबर 20, या a बराबर 20 और -15 बराबर 5। तो a बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। अब b का मान निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग जो यहाँ पे काम किए हैं कि फिर x और y का मान, a b का मान पूछा था, x और y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखिएगा। यहां पे अब देखिए 2 क्या था हमारा, x प्लस बी वाई था, तो चलिए मान रख देते हैं। तो x के जगह पर कितना रखेंगे सर, 5 रखेंगे। b और y के जगह पर कितना रख देंगे, -5 बराबर 3, या 5 माइनस बी बराबर 3, या b को मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो 5 माइनस 3 बराबर b, तो या b बराबर 2। तो हमने मान बता दिया, x बराबर 5 और b बराबर 2, आंसर हो गया। सॉरी, a बराबर 5 और b बराबर 2। देख लीजिए कितना आसानी से आंसर आप निकाल पा रहे हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का भी पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यही था हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। a और b का मान पूछा था, हमने बता दिया a 5 है और b आपका 2 है। चलिए हो गया। अब चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें जो है भाग दीजिए, 4x² प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। आइए भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर मैं सादा पेज यहाँ पे निकाल लूँ और यहाँ पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 4 था। कह रहा था भाग दीजिए x प्लस 1 से, किसमें भाग देना था सर, तो 4x² और यहाँ पे प्लस में 7x प्लस में 3 में। अब चलिए भाग देते हैं, तो कितना मर्त में जाएगा, कहेंगे सर 4x मर्त में जाएगा। 2 अंक ये प्रश्न देखिए कितना आसान है, गुना कर देंगे 4x² प्लस 4x, यहाँ पे साइन भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस से कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 3। और फिर हम 3 मर्त में यहाँ पे जा सकता है, तो 3x प्लस 3 और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 0। इस तरह लिख दीजिएगा थोड़ा सा, चूंकि आपका 2 अंक ये प्रश्न है तो इसीलिए भागफल बराबर 4x प्लस 3। और देखिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मोबाइल के स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट आप बस समझ के और इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज बना दीजिएगा, शेषफल बराबर 0, आंसर हो जाएगा। तो 4 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए। चौथा प्रश्न भी आपने समझा, 15 ही बनाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, इधर कोई छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, तो मैं लगातार आपको लेकर चल रहा हूँ। आगे में जो जो महत्वपूर्ण होगा वो सारा प्रश्न बताऊंगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF आपको निकाल देना है। कि इसका अंक याद रखिएगा 84 और 455 का। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 84 और 455 का आपको निकालना था, ठीक है। आइए देखते हैं सादे पेज पे। तो ये हमारा था प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 था। ध्यान से समझिएगा, ये सभी प्रश्न आज तो आप बनाकर आ ही जाएंगे, लेकिन आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपका फरवरी में जो एग्जाम होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए 5 सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया था अपना, 455 था और 84 था। तो हम बता देंगे 84 से बड़ा है 455, इसलिए a बराबर 455 हो जाएगा और b बराबर 84, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a का मान और b का मान निकालना जरूरी है। अब प्रश्न में कहा था कि यूक्लिड विभाजन से ही बनाइए, तो थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सब्जेक्टिव है तो चीजें लिखना ही पड़ेगा। एल्गोरिथम से हम क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस R। अब इसलिए तो हम a का मान निकाले हैं,
इसलिए ए कितना है हमारा 455 है। बी कितना है आपका, तो बी है 84। अब क्यू कहाँ से आएगा, तो ऐसे रफ में भाग देना पड़ेगा 84 से 455 में, तो ये आपका चल जाएगा कितना 84 5, ठीक है बिल्कुल सही। 84 5 जाएगा, 5 चौका 20, 8 5 40 और 2 42, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो हमने क्या देखा कि 84 से हमने भाग दिए, 5 भागफल आया और 35 के आ गया शेषफल। अब हमने देखा कि आर जो है शेषफल 0 नहीं आया, तो जब तक शेषफल 0 नहीं आया तब तक आपको भाग देना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग जब देखें कि आर 0 नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, 84 बराबर 35 गुने, अब 35 से भाग दीजिए 84 में, तो 35 दूनी 70 चीजें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 35 दूने 70 यहाँ पे और प्लस में 14। चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 35 बराबर 14 और दूनी 28 और 7 35, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे डायरेक्ट, आप चाहें तो रफ वाला काम कर भी सकते थे। अब चूंकि फिर हम लिखेंगे r बराबर नहीं है 0, इसलिए अब r बराबर नहीं है 0, तो इसलिए फिर आगे बढ़ेंगे, 14 बराबर 7 गुने 2 प्लस 0, 7 दूनी 14 हो जाएगा। चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 455 और 84 का कितना होगा, 7 हो जाएगा आंसर। तो ये पूरा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना था। चीजें आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ही आप बना दीजिएगा, 2 अंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस पे देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा था, मैं वहां पे आपको समझा रहा था। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के विवेचक ज्ञात करो और मूल की प्रकृति भी बताइए, मतलब इसका विविक्तर बताइए, डिस्क्रिमिनांट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताइए और मूल की प्रकृति बता दिए, नेचर ऑफ रूट बता दीजिए। आइए समझते हैं और चीजें सॉल्व करते हैं, ध्यान से सीखिएगा। आपका 6ठा नंबर प्रश्न, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, √7y² माइनस 6y और क्या था -13√7 था बराबर 0। अब हमको यहाँ से सब्जेक्टिव है तो चीजें लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव तो मैं सीधे मान बैठा था। a बराबर तो जो y² का गुणांक है, b बराबर जो y का गुणांक है, c बराबर तो जो यहाँ पे देखिए आपका कांस्टेंट है पूरा, ये जो मतलब कि अचर है, ये c का मान होता है। अब पूछा था विविक्तर बताइए, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो मान बैठा देंगे b तो -6 का स्क्वायर, -4a के जगह पर √7 और c के जगह पर -13√7, ठीक। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और माइनस हमारा प्लस, और यहाँ पे 4 और 13 और रूट में रूट से 7 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ 7 बचेगा। तो इतना बराबर 36, ये पूरा गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 364। तो इसको जोड़ देंगे तो 36 और 364 400। और मैं इधर बना रहा हूँ लेकिन आप इसके नीचे ही सॉल्व कीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि डी का मान जो विविक्तर का मान हो 0 से मतलब कि बड़ा है, तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। पूछा था विविक्तर बताइए तो ये हो गया। आगे कहा था कि मूल की प्रकृति, जैसे ही डी का मान 0 से बड़ा हो जाए वैसे ही हम कहते हैं मूल जो है वो वास्तविक और असमान है, मतलब वास्तविक है लेकिन अलग अलग है, असमान है। तो दोनों काम हमने कर दिया, अब हमको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। तो 6ठा का यही सही उत्तर था। ध्यान से चीजें समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 7 नंबर में अब आगे कुछ और प्रश्न आपको आगे की तरफ बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो सेंटअप एग्जाम में तो आया ही है। तो वही अब देखिए, जैसे ये है समानांतर श्रेणी एपी का, तो ये पद में पीछे जो लाइव क्लास चलता है चैनल पर तो मैं बता चुका हूँ सेम प्रश्न, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे आप चाहें तो बना सकते, कोई 15 ही बनाना है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि एपी का nवां पद इसका और इसका बराबर करेंगे तो कट कर n का मान आ जाएगा। ये भी मैं क्लास में सिखा चुका हूँ कि एसन का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब जो ये प्रश्न है हमारा 9वां नंबर, ये प्रश्न शानदार है और इसमें काफी विद्यार्थियों को दिक्कत भी होता है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। करे त्रिभुज ए, मैं 15 प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और 4 त्रिभुज उतरिए। तो त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर है, बी सी थेल्स प्रमेय पे प्रश्न चला गया। ए डी इतना है, डी बी इतना है, ए ई और ए सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं पेज पे ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से सीखते चलिएगा बारीकी से। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में सीधे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अपने को 15 ही सॉल्व करना है, तो मैं 15 आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें हम लोग एक त्रिभुज पहले बना रहे हैं, जो प्रश्न में आंकड़ा दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो ए बी सी और कहा है डी ई समानांतर है बी सी के, चलिए हो गया समानांतर।
एडी कहा था आपका कितना था, एडी 1.5 ना था, बिल्कुल, और बीडी कितना था, 3 था, एई 1 था, तो एसी पूछ रहा था, तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाइए तो एक एक चीज लिखिए। एडी कितना है सर, 1.5 है। अच्छा, फिर आपका बीडी कितना है सर, तो 3 है। एई कितना है प्रश्न में दिया था 1, एसी का मान पूछ रहा है, एसी बराबर व्हाट। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि चूंकि एडी जो है आपका डीई क्या दिया है प्रश्न में, यहां पे देखेंगे प्रश्न में दिया था, ये चीजें प्रश्न में लिखा था कि डीई जो है वो समानांतर है बीसी के, ठीक है, डीई समानांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या कहेंगे कि एडी बटा डीबी या बीडी बराबर होगा एई बटा ईसी के, बिल्कुल होगा। अब मैं इधर सॉल्व करूँ, आप एग्जाम में इसके नीचे ही सॉल्व कीजिएगा, मुझे एक ही स्क्रीन पे पूरा लिखने का मैं प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एडी हमारा 1.5 है, डीबी 3 है, एई 1 है, ईसी अभी निकालेंगे तब एसी निकलेगा, तो इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ईसी यहाँ पे चला आएगा, ये 3 ऊपर चला गया, 1.5 नीचे, तो 1.5 गुना 3 होता है तो 2, तो ईसी हमारा 2 आ गया। अब आपसे ईसी थ्रू वो पूछा था, हमसे पूछा था एसी, तो ये बड़ा वाला एसी, तो एसी बराबर क्या होगा, एई प्लस ईसी हो जाएगा, तो एई 1 है, ईसी 2 है, तो 3 सेंटीमीटर आंसर। देखिए पूरा ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ, 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न पे मैं आपको लेके चल रहा हूं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न भी एक क्लास में मैं बता चुका हूं, पीछे इस चैनल पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराया जाता है, तो लाइव क्लासेज होता है बिहार टॉपर सीरीज में, इसलिए मैं प्रश्न छोड़ा हूं, मैं वही बता रहा हूं जो मैं नहीं बताया हूं क्लासेज में। अब 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अनुपात इतना की तुलना करके ज्ञात करे कि निम्नलिखित समीकरण युग कौन सा संगत है असंगत। समीकरण एक बार पढ़ लेते हैं, 2x - 3y और दिया है और इतना दिया है, ठीक है, दिमाग में सेट रखिएगा। ये समीकरण दिया है और कह रहा है कि तुलना करके बताइए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। आइए तुलना करते हैं। जो चीजें महत्वपूर्ण है ना, 15% को कोई छोड़ना ही है, तो जो आसानी से बन जाए और महत्वपूर्ण भी है वही मैं आपको बता रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम में भी चीजें रिपीट हो सकता है वही मैं आपको सिखा रहा हूं। अब 11 नंबर प्रश्न आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं, आप तो कोई बना सकते हैं, बट मैं 15 आपको करा देना और 4 दीर्घ उतरिए। तो 11 नंबर में क्या दिया था कि 2 समीकरण दिया था, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 2x - 3y + 2 बराबर 0, समीकरण 1, और एक और समीकरण दिया था 6x - 9y + 5 बराबर 0, समीकरण 2। अब कहा था कि तुलना कीजिए, ठीक है, तो वहीं लिख देंगे हम लोग समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 बटा a2 का कहा था मान निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। a1 बटा a2 कितना होगा, 2/6, x के पहले जो रहता है a1, यहाँ पे समीकरण 2 में जो x के पहले रहेगा वो a2, तो 1/3 हो जाएगा। सारा मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चीजें आपको सिखाया था बारीकी से। b1 बटा b2 फिर निकालेंगे, तभी आगे आपको क्लियर बता पाएंगे कि समीकरण युग्म क्या है, तो -3 बटा -9, तो ये भी हो जाएगा 1/3, चूंकि दोनों बराबर आ गया इसीलिए C1 बटा C2 भी निकालना पड़ेगा, तो 2/5 कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर इसके नीचे आप लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, हमने क्या देखा कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन a बराबर नहीं था C1 बटा C2 के, इसीलिए हम कह देंगे कि समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत है। असंगत होते हैं, अगर ये 2 बराबर है 1 बराबर नहीं हो तो चलिए असंगत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तुलना करके आपने बता दिया कि समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न देखिए कि ये रेखाखंड जो है निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न, आप चाहे तो m1 अनुपात m2 में बांट के बना भी सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको पीछे सिखाया भी हूं, तो या इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब ये प्रश्न फिर देखिए खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और सब्जेक्टिव भी। मैं कल भी शाम में इस पे प्रश्न आया था, मैं बता रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका निर्देशांक इतना है। ठीक है, निर्देशांक कितना है एक बार चीजें पढ़ लेते हैं। 3 - 5 - 7 4 और 10 - 2 है। चलिए सादे पेज पे इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे खूब प्रश्न आता है और आज तो आप यहीं आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक प्रश्न में दिया है, शीर्षों का निर्देशांक। ठीक है, क्या क्या दिया है सर, तो प्रश्न में दिया है 3 - 5
और दिया था आपका -7 4, और दिया था आपका कितना 10-2 दिया है। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये तो रट जाइए, इसलिए मैं ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है यहाँ से प्रश्न नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। y2 - y3 कहाँ पे, मैं बोर्ड एग्जाम की बता रहा हूँ, ऐसे तो आज इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा ही। x2 × y3 - y1 काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है, x3 × y1 - y2 होता है। अब मान बैठा देंगे तो ये आपका x1 है, y1 x2 y2 x3 y3, चलिए मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। मैं सीधे इसको मतलब कि कन्वर्ट कर दे, -2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे अपना -7 होगा, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो जाएगा आपका, x3 10 था, और y1 कितना था -5, और y2 कितना था -4, ठीक है ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 तिरका में 18, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, और माइनस में रहेगा तो 21। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 5 4 9 9 दहा के 90। अब देखिए 1/2, 18 में से 21 घटा लेंगे हम लोग तो आपका 3 बचेगा माइनस में, और 90 में जोड़ देंगे तो -93। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता है, नहीं होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 93/2, या इसको लिख सकते हैं 46/5 वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 46.5 वर्ग इकाई, क्योंकि 46.5 के गुने कितना होगा 93 हो जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न का देख लीजिए सही उत्तर था। बस इतना ही आपको बनाना था, आपको 2 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न पीछे हम लोग कई बार सीखे, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। आगे आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे, देखते हैं। कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार, मैं कोई कोई छोड़ रहा हूँ, कहा है कि जो प्रश्न आप आसानी से समझ पाए वही मैं चीज़ें बना रहा हूँ, क्योंकि 15 ही आज आपको बनाना है, और बाकी जब आप एग्जाम देकर आ जाएंगे तो उसके बाद सारा प्रश्न हम लोग सीख लेंगे। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 7 में सेंटीमीटर हो। तो ये भी चलिए मैं आपको लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर खूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी। आइए सॉल्व करते हैं। कितना नंबर प्रश्न था हमारा, तो अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास न दिया था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर था हमारा 15। चलिए ये 15 नंबर है, 15 अपने को सॉल्व करना है। तो अर्धवृत्ताकार दिया था यहाँ पे प्रश्न में, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, ठीक है, व्यास दिया था कितना 7 सेंटीमीटर। जैसे ही व्यास कहे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास के आधा होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा था अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं चीजें सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सीधे परिमिति लिख दिया। तो अर्धवृत्त का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, πr + 2r, या इसमें r कॉमन ले लेंगे तो π + 2 हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए मान बैठा देते हैं, तो r हमारा 7/2 है, और पाई हमारा 22/7 है, और ये 2, तो इतना बराबर 7/2, और इसको लघुत्तम लेंगे तो 7 22 और प्लस में 14, 7 दूनी में 14। अब मैं इधर फिर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही चीज जगह पे सभी चीज दिखाई दे, आप एग्जाम में आसान मतलब कि आराम से सॉल्व कीजिएगा। इसके नीचे तो 22 और 14 में कितना होगा, आप जोड़ेंगे तो 36/7, 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट गया, कितना 18। तो परिमिति कितना हो गया अर्धवृत्ताकार खेत का, आप चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं कि अर्धवृत्ताकार खेत की परिधि बराबर 18 सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि इतना है, तो ये भी आप बना सकते थे कि वृत्त की परिधि 2πr बराबर इतना, r निकाल कर πr² कर देते। अच्छा ये भी देखिए आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दीजिएगा ये आपका सेक स्क्वायर में, तो ये आसानी से आपका गुना मतलब कि मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या tan को आप लिख सकते हैं sin/cos, तो दोनों मेथड से बनाइएगा, एक आ जाएगा। ये प्रश्न इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी मतलब कि गेस प्रश्न है, तो चलिए मैं सिखा दे रहा हूँ ताकि ये प्रश्न आज जरूर बनाइएगा, ताकि आपको चीज़ें अभ्यास रहे। इतना नंबर प्रश्न है 18 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि √1 + cos थीटा बटा में 1 - cos थीटा बराबर लाना है कितना, cosec थीटा + cot थीटा अपने को लाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से चीज़ें सीखिएगा बारीकी से। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था 18 ना था, बिल्कुल 18 हम लोग को सॉल्व करना है। क्या था LHS बराबर लेकर हम लोग चलते हैं। ये भी प्रश्न मैं ऐसे पीछे आपको सिखाया भी हूँ, ये प्रश्न
बिहार टॉपर सीरीज से जो मैं आपके लिए चला रहा था, देखिए सारा प्रश्न उसी क्लास से, मैं जो बोलता था हमेशा क्लास में कि बनाने भर का प्रश्न इसी से आएगा, तो सही में देखिए बनाने भर का प्रश्न आ जा रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मैं सीधे इसका परिमेयकरण कर दे रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब चाहे तो नीचे इसके बाद में शुरू करते परिमेयकरण करना, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप डिटेल में वहाँ पे बनाइएगा। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा, और सबका वर्गमूल। तो इतना बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, अब इतना बराबर, अब ये पूरा ए भी स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। अब तो प्रश्न बन गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अलग अलग कर देंगे, 1 बटा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखिए 1 बटा साइन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो साइन जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यही तो लाना था हम लोग, LHS लेकर चले थे, RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए, बस यही तो लाना था, चीज़ें प्रूव्ड हो गया, आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही लाना था, यहाँ पे भी प्रश्न है, ये भी इसी तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर कन्वर्ट करके आसानी से आप इसको बना सकते हैं, भी बन जाएगा उसी तरह। ये भी आप बना सकते हैं, साइन कॉस में इसको बदल के आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे 21 पे पूछा है कि समीकरण को हल करना है, ये समीकरण दिया, चलिए आसान सा समीकरण है, एक बार समीकरण पढ़ लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर -4 और 5x माइनस 3y बराबर 1, तो समीकरण हल करने से चूंकि प्रश्न आता है तो आज भी यही बनाइएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी इस पर एक प्रश्न आएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न मैं सीधे अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 21 नंबर प्रश्न, समीकरण दिया था, मैं लिख दे रहा हूं, 2x प्लस वाई बराबर -4, समीकरण एक और समीकरण था 5x माइनस 3y बराबर 1, समीकरण 2 था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी विधि से हम लोग स्वतंत्र है बनाने के लिए, तो मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर दे रहा हूं, क्योंकि y है यहाँ पे 3y है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में मैं 3 से गुना करके जोड़ दूंगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वही बात सब्जेक्टिव है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, इतना लिख दीजिएगा, जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इसमें गुना कर दे रहे हैं, हम लोग सीधे यहीं पे मैं गुना ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, तो 3 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3y बराबर -12। ये तो उसी तरह हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पे 5x माइनस 3y बराबर 1 जोड़ रहे हैं, तो ये चेंज होगा नहीं, तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11x और यहाँ पे 11, माइनस में 11, माइनस में तो माइनस बचेगा, या मैं इधर लिख रहा हूँ लेकिन आप एग्जाम में इसके नीचे ही लिखिएगा, 11/11 बराबर -1 हो जाएगा। अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो मैं रख दे रहा हूँ समीकरण 1 में ही, आप 2 में 1 में किसी में रखेंगे मान वहीं आएगा, तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 और x की जगह पर हमने रख दिया, यहाँ पे x की जगह पर -1 और प्लस में y बराबर -4, या y बराबर सर तो -4 और इधर आएगा तो +2 बराबर -2, तो हमने फाइनल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करना है, आपको अलग अलग लिखना है सभी चीज़, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कैसे ही सॉल्व करना है। x बराबर -1 और y बराबर -2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं फिर प्रश्न पत्र पे। अभी यहाँ पे देखिए कह रहा है समदूरस्थ है, तो ये भी आसानी से आप बता सकते हैं। संरेख है, तो जैसे मैं अभी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा था वैसे ही निकालिएगा, अगर 0 आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो संरेख है, नहीं आएगा तो नहीं है। जैसे 24 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान सा है, कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब दिया है वृत्त का, कह रहा है उसका परिधि और क्षेत्रफल बताइए। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से प्रश्न समाप्त भी करना है आगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 24, 3.5 दिया था, तो हम लोग वहीं थोड़ा सा लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब r का मान
दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब कहा था वृत्त की परिधि निकाल दीजिए, चलिए निकाल देते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 और पाई के जगह पर 22/7 और r अपना 3.5। इसको कटाएंगे 0.5 मतलब 44 में 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा अपना 22 सेंटीमीटर आंसर। तो ये परिधि हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या कहेगा सर, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3.5 गुना में 3.5 कटा देंगे, ये भी हो जाएगा 0.5, पूरा गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 38.5 आना चाहिए। एक बार गुना करके चेक कर लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। कितना आसानी से ये प्रश्न आप बना देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पत्र में मैं लेकर चलता हूं आपको। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या दिया है 21 और कोण दिया है 60 और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या मतलब सर आर का मान दिया है, कितना दिया था 21 सेंटीमीटर। अच्छा और एक और दिया था केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण दिया था मतलब सर थीटा का मान दिया था, कितना दिया था थीटा का मान 60 डिग्री दिया था। अब पूछा था आपसे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इन सभी पे खूब प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव भी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 और यहाँ पे 360, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21 गुना में 21। चलिए इसको कटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 से इसको कटाएंगे 3, ये हो जाएगा 2 और इसको कटा देंगे तो अपना 11। तो 11 गुना में 21 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा बटा 360 बिल्कुल, और यहाँ पे 11 बट्टा में अपना, यहाँ पे मैं 6 मर्त मैंने कटाया था और यहाँ पे इसको कटा दिए हम लोग तो 7 तिरका 21। अच्छा गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक आपका 23, इतना ही आना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा 11 11, 11 दूनी 22 एक 23, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे हमारा हो गया 231 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार गुना वगैरह करने में कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो चीज़ें आप इसको देखकर मतलब कि रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ, 21 ना दिया था, बिल्कुल 21 दिया था तो ठीक ही होगा, देख लीजिएगा अपना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तब तक देखो, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि कैसे आपको चीज़ें बनाना है। अब यहीं देखिए ABC और DEF दो समरूप, अब जब आप एग्जाम देकर आएगा ना तो सारा प्रश्न डिटेल में सीखेंगे। BC बराबर 4 और EF 5 है तो 64 मतलब दिया है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज है तो इसके जो ये भुजा का वर्ग करेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, उस पर निकल जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में सेम प्रश्न में बता रहा था कि इसको जोड़िए और जितना है उसे भाग देकर 25 कीजिएगा, आसानी से x का मान निकल जाएगा। ये भी समीकरण पे बैठा के आप निकाल सकते हैं। ये समीकरण निकाय का जैसे ऊपर हम लोग सॉल्व करे तो वो भी हम लोग मतलब कि हल कर सकते हैं। और ये भी प्रश्न का आइए सीख लेते हैं 30 नंबर। माध्य 20 है, माध्यिका 26 है तो बहुलक पूछ रहा है, इस पे भी खूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है तो इसको भी मैं करा दे रहा हूँ। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया था, माध्य दिया था, कितना दिया था सर 20 न दिया था बिल्कुल। फिर एक और दिया था आपका माध्यिका दिया था, कितना दिया था माध्यिका तो 26 दिया है। बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक बताइए, बहुलक बराबर व्हाट। अब देखिए बहुलक जब पूछा है तो बहुलक बराबर, अब हम जानते हैं कि बहुलक बराबर एक, देखिएगा एनसीईआरटी में फॉर्मूला होगा कि 3 माध्यक या माध्यिका जो लिखिए और -2 माध्य, बहुलक बराबर यही फॉर्मूला होता है। अब 3 माध्यिका हमारा 26 है, 2 और माध्य हमारा 20 है। 3 में 26 से गुना करेंगे तो 78, 6 का 18, 3 दूनी 6 1 7 और ये 40, तो इतना बराबर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका 38 आंसर हो गया। अब देखिए मैं 15 सॉल्व करके देखिए, एक ये सॉल्व किया हूँ, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे देखिए 4, एक यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए 6, एक यहाँ पे 7, एक यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे देखिएगा 13 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15।
टोटल 15 प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करना था इसमें, तो हमने 15 प्रश्न का आपको सॉल्यूशन करा दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा 15 का ही था। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 अंकीय प्रश्न है। एक तो आलेख रहेगा ही, आप जानते थे, तो आलेख मैं आपको आगे करा दूंगा, पहले प्रश्न देखिएगा। फिर ये भी आप बना सकते हैं, द्विघात समीकरण पे जाएगा, समीकरण में दो वर्ग का क्षेत्रफल और उनका परिमाप का अंतर इतना है तो वर्ग की भुजाएं। ये काफी महत्वपूर्ण है कि दो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, तो ये इसका मैं सॉल्यूशन आगे दे दूंगा आपको। और ये भी प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से काफी महत्वपूर्ण है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर तल का उन्नमन कोण 30 और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दो भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये माध्यिका ज्ञात करना है, तो ये देख लीजिए। और ये ट्राइगोनोमेट्री से सिद्ध करना था, और एक जो शंकु के छिनक से प्रश्न था। तो इसमें से 4 प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा तो सीधे मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। आप चीज़ें 15 में आपको समझा दिया, और आगे मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप चीज़ें डाउनलोड करेंगे। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव का भी, और ऑब्जेक्टिव का क्लास हो चुका है, 15 प्रश्न आपको सिखाया, और अभी चूंकि कुछ देर बाद आपको एग्जाम देने जाना है, तो चलिए मैं सीधे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब एग्जाम देकर आइएगा तब से डेली क्लासेज होगा लाइव, तो उसमें ये सभी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो प्रश्न पत्र डाउनलोड पूरा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ का, अंग्रेजी का, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके आइए, और गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जैसे मैं आपके सामने देखिए सर्च कर रहा हूँ वैसे ही सर्च कीजिएगा। स्पेलिंग वगैरह सही से लिखा हुआ भी आ रहा होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा ARCareerPoint.com वेबसाइट इस तरह कहाँ पे शो कर रहा है, उसी वेबसाइट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। आ जाइएगा क्लास 10th कैटेगरी में, देख लीजिए क्लास 10th कैटेगरी होगा यहाँ पे, और इसमें आप देख लीजिएगा अंग्रेजी का भी है और यहाँ पे मैथ का भी है। तो अंग्रेजी का देखना है तो अंग्रेजी वाले पे क्लिक कीजिए, मैथ का देखना है तो मैथ वाले पे। अभी हम लोग मैथ की चर्चा कर रहे हैं तो मैथ वाले पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखने को मिल जाएगा। ऐसे मैथ है तो आपको सीखना चाहिए, मैं क्लासेस दे चुका हूँ, सीख लीजिएगा। और यहाँ पे सब्जेक्टिव का PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे तमाम ऑप्शन है PDF वगैरह का, तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज आपके मैथ और अंग्रेजी का पेपर के साथ आपका सेंटअप एग्जाम समाप्त होने जा रहा है। दोनों विषय का, अंग्रेजी और मैथ का, क्लास 10th कैटेगरी में चीज़ें अपडेट हो चुका है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर। तो ARCareerPoint.com वेबसाइट से आकर देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये सभी प्रश्न आप सीखे होंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर आपका लाइव क्लास जब शुरू होगा तो और सब जो प्रश्न मैं के चलते नहीं बता पाया उन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।